हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर क्लास ऑफ प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग। तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं यूनिट 3 और इस चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी ग्लॉसरी। बेसिकली ये जो चैप्टर है ये अकाउंटिंग का पूरा डिक्शनरी है। मतलब इस चैप्टर में आपको ए टू जेड करके अकाउंट्स में होने वाले जितने यूज होने वाले जितने भी वर्ड्स हैं उनका डेफिनेशन दिया गया है और उसका मीनिंग हम लोगों को समझना है। तो आओ जल्दी जल्दी करके मैं समझा देता हूँ। हर पर्टिकुलर आइटम को मैं पढ़ूंगा नहीं, उसका मीनिंग मैं समझाऊंगा। जहां पढ़ने की जरूरत पड़ेगी मैं पढ़ूंगा, क्योंकि अगर मैं सब कुछ पढ़ने लगूंगा तो ये क्लास बहुत लंबा हो जाएगा। आपको समझाते चलूंगा और आपका काम है उसको घर में पढ़ना। आप वीडियो देखोगे, जहां आप भूलोगे वीडियो को देख लेना और उसको पढ़ लेना। ठीक है, तो आप ऐसे करके समझते चलना। तो पहला जो वर्ड है वो है एक्सेप्टेंस। ठीक है, मैं टिक करते चलूंगा। तो फर्स्ट वर्ड इज एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस का मतलब होता है जब भी आपके आप कहीं से अगर कोई मान लो आप बिजनेस कर रहे हो और आपने उधार में किसी से सामान खरीदा। तो जब आप उधार में सामान खरीदते हो तो जिससे आपने सामान खरीदा वो आपको एक बिल इशू करता है कि आपका इतना बिल हुआ और आप मुझे इतने दिनों में पेमेंट कर देना। तो उस बिल पर आप जब साइन करते हो उसको बोलते हैं एक्सेप्टेंस। तो आप एक्सेप्ट कर रहे हो कि मैं इतने दिनों के बाद इस बिल का पैसा चुका दूंगा। इसी को बोलते हैं एक्सेप्टेंस। तो ये पहला हो गया। दूसरा अकाउंटिंग पॉलिसी। हम लोगों ने बार बार अकाउंटिंग पॉलिसीज के बारे में पढ़ा है। अकाउंटिंग पॉलिसीज का मतलब अकाउंटिंग करने के लिए जो रूल्स प्रिंसिपल्स रेगुलेशंस बनाए गए हैं उनको अकाउंटिंग पॉलिसी करते हैं और अकाउंटिंग पॉलिसी कहते हैं। और उन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को यूज करने का जो मेथड है उसको भी इसके साथ कंबाइन करते हैं। यानी अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स और उन प्रिंसिपल्स को जिस तरीके से जिस मेथड से यूज किया जाता है उन सबको मिला के अकाउंटिंग पॉलिसी बनती है। तो इसी को अकाउंटिंग पॉलिसी बोलते हैं। देखो लिखा हुआ है, अकाउंटिंग पॉलिसी आर द स्पेसिफिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड द मेथड ऑफ अप्लाइंग दोज प्रिंसिपल्स अडॉप्टेड बाय एन एंटरप्राइज इन द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने में जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स लगते हैं और उनके जो मेथड लगते हैं उसी को ही अकाउंटिंग पॉलिसी बोला जाता है। ठीक है, ये दूसरा हो गया। तीसरा एक्रूवल। एक्रूवल कॉन्सेप्ट की मैंने बात कर ली है ऑलरेडी। एक्रूवल क्या होता है? जो भी इनकम और एक्सपेंस ड्यू होता है हम लोग उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं विदाउट सीइंग द कैश एस्पेक्ट ऑफ दैट ट्रांजैक्शन। मतलब सॉरी, बिना कैश पेमेंट रिसिप्ट के भी जब कोई खर्चा इनकम ड्यू हो जाता है उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। इसी को एक्रूवल कॉन्सेप्ट बोलते हैं। तो ये भी हमारा हो गया। चौथा है, अच्छा एक्रूवल अलग दिया हुआ है, एक्रूवल अकाउंटिंग अलग से दिया हुआ है। तो एक्रूवल अकाउंटिंग जो मैंने अभी बताया वही है, ड्यू बेसिस पे रिकॉर्ड करना। और एक्रूवल का ये लोग बोल रहे हैं रिकॉग्निशन ऑफ रेवेन्यूज एंड कॉस्ट एज दे आर अर्नड और इनकर्ड, इंक्लूड रिकॉग्निशन ऑफ ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू द असेट्स एंड लायबिलिटी एज दे अकर irrespective of the actual receipt and payment। हाँ वही बात तो मैंने ही बोली। यहाँ क्या लिखा हुआ है? द मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन बाय विच रेवेन्यूज कॉस्ट असेट्स एंड लायबिलिटीज आर रिफ्लेक्टेड इन द अकाउंट्स इन द पीरियड इन विच दे एक्रू। एक ही बात है, दो अलग अलग लिख दिया इन्होंने। ये दोनों पॉइंट एक ही है। ठीक है। तीसरा है एक्रूड असेट। तीसरा है, एक चौथा है, बहुत सारे पढ़ लिए, चार पढ़ लिए, पांचवा है, सॉरी पांचवा है। मैं काउंटिंग नहीं करूंगा, बहुत सारे, मैंने बोला ना डिक्शनरी है, बहुत सारे वर्ड्स हैं तो एक एक करके समझते चलते हैं। एक्रूड एसेट। एक्रूड एसेट का मतलब होता है कोई एसेट जो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, बन रहा है। बहुत सारे एसेट ऐसे एसेट होते हैं जिनको बनने में टाइम लगता है। जैसे शिप, जो पानी में शिप चलती है, बड़े बड़े क्रूज शिप्स चलते हैं, तो एक दिन में थोड़ी बनता है। एरोप्लेन एक दिन में थोड़ी बनता है, उनको बनने में 6 महीना, साल, 1 साल तक भी लग जाता है। तो वो जो एसेट होता है उसको एक्रूड एसेट बोलते हैं, जो डेवलपिंग फेज में होता है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। तो ये भी हो गया। अगला है एक्रूड एक्सपेंस। वो खर्चा, वो एक्सपेंस जो आप कर रहे हो और वो ड्यू हो चुका है बट आपने उसका पेमेंट नहीं किया है, या पेमेंट का अभी कोई क्लेम नहीं हुआ है लेकिन वो ड्यू हो चुका है, उसको बोलते हैं एक्रूड एक्सपेंस। क्लेम का ड्यू नहीं हुआ है बट एक्चुअल में वो ड्यू हो गया। मतलब 10,000 रुपये किसी को सैलरी देना था, 1 महीने बाद, 1 महीना लग गया, 1 महीना हो गया, वो एक्सपेंस आपका ड्यू हो गया, उसको एक्रूड एक्सपेंस बोलेंगे, एक्रूड सैलरी बोलेंगे। ठीक है। अब उसका क्लेम कोई नहीं आया तो हम बोलेंगे उसका क्लेम अभी ड्यू नहीं हुआ है। तो इसके लैंग्वेज से आप कंफ्यूज मत होना, इसीलिए मैंने आपको समझा दिया। कोई एक्सपेंस जो एक्चुअल में ड्यू हो गया है उसको एक्रूड एक्सपेंस बोलेंगे, और उसका अभी तक क्लेम ड्यू नहीं हुआ, मतलब अगला जिसको मिलने वाला है पैसा वो उसने आपसे मांगा नहीं है, तो वो एक्रूड एक्सपेंस है। एक्रूड लायबिलिटी मतलब जैसे एक्रूड एसेट की मैंने बात की कि जो एसेट अभी डेवलप हो रहा होता है उसको एक्रूड एसेट बोलते हैं, उसी तरह से जो लायबिलिटी अभी कंप्लीटली लायबिलिटी नहीं बनी है
जो लायबिलिटी डेवलप हो रही है उसको एक्रूड लायबिलिटी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक्रूड लायबिलिटी के क्या एग्जाम्पल दूँ आपको मैं? A developing but not yet enforceable claim by another person which accumulates with the passage of time or the receipt of service or otherwise. For example, आप ना आप कोई सर्विस ले रहे हो जिसके कंप्लीट होने के बाद आपको उसका पेमेंट करना है, तो वो अभी लायबिलिटी कंप्लीट नहीं हुई है। बिजनेस में बहुत सारे ऐसे सर्विसेज होते हैं जो कंप्लीट होने के बाद उसका पेमेंट करना पड़ता है। मान लो किसी बिजनेस में आप इंटीरियर डिजाइनिंग करा रहे हो अपने ऑफिस का, और इंटीरियर डिजाइनर वाले ने बोला है ऐसे तो पैसा देना पड़ता है कुछ पहले, बट उसके साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट है कि भैया आप पूरा जब इंटीरियर डिजाइनिंग कर लोगे तब आप मेरे को बोल देना, मैं आपको पेमेंट कर दूंगा। ऑब्वियसली अमाउंट पहले डिसाइड हो जाएगा, मतलब ये बाद में तो वो कुछ भी अमाउंट नहीं तो बोल देगा। तो इसीलिए पहले मान लो 1 करोड़ रुपया डिसाइड हो गया, 1 करोड़ रुपया इंटीरियर डिजाइनिंग का कॉस्ट आएगा, तो जब आप इंटीरियर डिजाइनिंग कर लोगे मैं उसका पेमेंट आपको कर दूंगा, तो उस लायबिलिटी को एक्रूड लायबिलिटी आप बोलोगे। ठीक है, अभी वो ड्यू हुआ नहीं है। अगला है एक्रूड रेवेन्यू। जो रेवेन्यू मिलने वाला है, मिला नहीं है लेकिन ड्यू हो चुका है, उसको एक्रूड रेवेन्यू बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कहीं पे कंपनी ने इन्वेस्टमेंट किया है, किसी कंपनी के शेयर में, दूसरे कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट किया है, तो इन्वेस्टमेंट जब दूसरे कंपनी के शेयर में कंपनी करती है तो वहां से डिविडेंड मिलता है। तो डिविडेंड ड्यू हो चुका है लेकिन अभी तक मिला अगर नहीं है तो उसको एक्रूड डिविडेंड बोलेंगे, यानी कि ड्यू हो चुका है बट मिला नहीं है। अक्यूमुलेटेड डिप्लीशन एंड अक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन। देखो सबसे पहले ये वर्ड को समझना और ये वर्ड को समझना पड़ेगा। डिप्लीशन और डिप्रिसिएशन क्या होता है? डिप्लीशन का मतलब होता है जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेस हैं, मिनरल्स, ऑयल्स, जमीन के अंदर जो पड़े हुए हैं, उनको जब हम लोग निकालते हैं तो उससे क्या होता है, उस असेट की वैल्यू धीरे धीरे घटती है। जैसे आपने न्यूज़ वगैरह में देखा होगा कि कोयले के खदान का आवंटन करती है गवर्नमेंट, किसी किसी अलग अलग कंपनी को लीज पे दे देती है, या वो लोग एक तरह से लीज ही, एक तरह से खरीद ही लेते हैं वो लोग, तो काफ़ी लंबे पीरियड के लिए उनको लीज पे दे दिया जाता है कि यहाँ पे कोयला है, यहाँ से कोयला निकलता है, आप इसको लीज पे ले लो। तो उन्होंने 100 करोड़, 150 करोड़, 500 करोड़ जो भी उसका गवर्नमेंट ने प्राइस रखा है उसके हिसाब से वो लोग पेमेंट करते हैं 500 करोड़ और ले लेते हैं, और 10 साल, 15 साल, 20 साल तक वहां से वो लोग कोयला निकालते हैं। तो जो वो निकाल रहे हैं कोयला, वो एक नेचुरल रिसोर्स है, तो उसको निकालने की वजह से क्या हो रहा है, धीरे धीरे वहां से कोयला खत्म हो रहा है। तो कोयला खत्म हो रहा है तो जो उन्होंने 100 करोड़ रुपया पे किया है उस पर्टिकुलर एसेट का, उसकी भी वैल्यू धीरे धीरे कम हो रही है। तो ये जो वैल्यू एसेट की कम हो रही है इसको बोलते हैं डिप्लीशन। नेचुरल रिसोर्सेस को निकालने की वजह से उस असेट का जो वैल्यू डिक्रीज हो रहा है उसको बोलते हैं डिप्लीशन। तो एक्यूमुलेटेड डिप्लीशन का मतलब हुआ कि टोटल जो डिप्लीशन हुआ, मान लो 20 सालों के लिए वो कोयले का खदान किसी ने लिया हुआ, तो टोटल 20 सालों में जितना अमाउंट डिप्लीट हुआ, डिप्लीशन हुआ जितने अमाउंट का, उस टोटल अमाउंट को मिला के बोलेंगे एक्यूमुलेटेड डिप्लीशन। मान लो हर साल 100 करोड़ है, तो मान लो 20 सालों के लिए है, तो 100 करोड़ अगर 20 साल से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा तुम्हारा 5 करोड़। तो 5 करोड़ हर साल डिप्लीशन हो रहा है, और तो पूरा जाके 20 साल में 100 करोड़ पूरा डिप्लीशन हो जाएगा, तो उस अमाउंट को बोलेंगे अक्यूमुलेटेड डिप्लीशन। इसी तरह से होता है अक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन क्या होता है, यहाँ नेचुरल रिसोर्सेज का नहीं होता है, कोई भी बिजनेस में फिक्स एसेट्स जो यूज होता है, तो यूज होने की वजह से धीरे धीरे उसका वैल्यू घटने लगता है। फॉर एग्जांपल आप अपना मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, तो मोबाइल फ़ोन आपने खरीदा मान लो 20,000 रुपये में, तो उसको 1 साल के बाद बेचोगे तो क्या आपको 20,000 मिलेगा? नहीं मिलेगा, आपको हो सकता है 10,000 मिले, 12,000 मिले, तो उसका वैल्यू घट जाता है। एसेट को जब भी हम लोग यूज़ करते हैं तो उसका वैल्यू घटता है। तो बिजनेस में जो भी एसेट्स होते हैं, मशीनरी, प्लांट यानी कि बहुत बड़ा कोई फैक्ट्री जब सेटअप होता है तो उसमें बहुत बड़ा एक सेटअप लगता है मशीन्स का, उसको प्लांट बोलते हैं। तो मशीनरी, प्लांट, बिल्डिंग्स, फर्नीचर, ये सब जितने भी एसेट्स होते हैं बिजनेस के, उसको यूज़ करने से सारे एसेट्स का वैल्यू धीरे धीरे घटता है। तो उसको, उस वैल्यू को जो वैल्यू घट रहा होता है उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। और ये सारा अमाउंट जब 3-4 साल, 5 साल का एक साथ हम लोग इकट्ठा कर लेते हैं डेप्रिसिएशन का, उसको बोलते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। समझ में आया? मान लो 1 साल का डिप्रिसिएशन हुआ 10 लाख रुपया, 5 साल का एक साथ हमने जोड़ा 50 लाख आया, तो 50 लाख रुपया
ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मतलब जमा किया हुआ, एक्यूमुलेटेड मतलब जमा किया हुआ, ठीक है। एडवांस, एडवांस का मतलब जानते ही हो, कोई भी पेमेंट जो अभी ड्यू नहीं हुआ है, आपको अभी पेमेंट करना नहीं है लेकिन आप पहले ही पेमेंट कर दे रहे हो। मान लो रेंट है, तो अगले महीने का रेंट अभी आया नहीं है, आप अगले महीने का रेंट इसी महीने में दे दे रहे हो, तो वो एडवांस है। अच्छा, एक है अमोर्टाइज्ड वैल्यू। अमोर्टाइज्ड वैल्यू क्या होता है, जैसे ये डेप्रिसिएशन है ना, डेप्रिसिएशन के तरह ही होता है अमोर्टाइजेशन। तो अमोर्टाइजेशन क्या होता है, कोई भी फिजिकल, देखो फिक्स एसेट ना दो तरह के होते हैं बिजनेस में। एक फिक्स एसेट होता है जो जिसको आप देख सकते हो, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, ये सब आप देख सकते हो। इसको बोलते हैं टेंजिबल फिक्स एसेट्स, जिसको आप देख सकते हो, छू सकते हो, समझ सकते हो, महसूस कर सकते हो। और कुछ ऐसे एसेट्स होते हैं जिसको आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, पर वो एसेट होते हैं, जैसे गुडविल। कंपनी की जो गुडविल होती है, मार्केट में जो उसका इमेज होता है, उसको गुडविल बोलते हैं। उसकी भी वैल्यू निकाली जाती है, वो भी कंपनी का फिक्स एसेट होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप अपनी कोई नई कंपनी खोलो कार की, ठीक है, तो उसकी वैल्यू और जो टाटा मोटर्स कंपनी की वैल्यू है, क्या वो सेम होगी? नहीं। भले ही आप दोनों का सेल एक ही हो, दोनों का प्रॉफिट एक जैसा हो, कुछ भी हो एक जैसा हो, लेकिन आप अभी एक नई कंपनी है और टाटा मोटर्स एक बहुत पुरानी कंपनी है, तो उसका जो नाम है टाटा मोटर्स, उसका ब्रांड इमेज है, मार्केट में उसका वैल्यू है, उसको गुडविल बोलते हैं। तो एक तरह का ये भी एसेट होता है, इसको इंटेंजिबल एसेट बोलते हैं। तो जब टेंजिबल एसेट का वैल्यू घटता है उसको डेप्रिसिएशन बोलते हैं, और इंटेंजिबल एसेट यानी कि गुडविल जो मैंने एग्जांपल दिया, उसका वैल्यू जब धीरे धीरे घटता है तो उसको अमोर्टाइजेशन बोलते हैं। तो जो वैल्यू घट गई इंटेंजिबल एसेट की, उसको अमोर्टाइज्ड वैल्यू बोलेंगे। मतलब फॉर एग्जांपल, जो गुडविल थी वो थी 100 करोड़ की, ठीक है। अब इसमें से 20 करोड़ रुपया का अमोर्टाइजेशन हो गया, तो कितना बचा? 80 करोड़। तो ये 80 करोड़ जो है, इसको बोलेंगे अमोर्टाइज्ड वैल्यू। ठीक है, समझ में आ गया। एनुअल रिपोर्ट, कंपनी हर साल एनुअल रिपोर्ट बनाती है अपना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बनाती है ना कंपनी, इसी एनुअल रिपोर्ट में उसको इंक्लूड किया जाता है। जो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट कंपनी बनाती है, तो उस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट को, उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एक एनुअल रिपोर्ट में बना करके उसको इंक्लूड किया जाता है और सारे यूजर्स को दिया जाता है, सारे शेयर होल्डर्स को कंपनी देती है। तो उस रिपोर्ट को जो एक साल के बाद कंपनी बनाती है, हर साल बनाती है, उसको एनुअल रिपोर्ट बोलते हैं। ठीक है, मैं जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ, आप लोग थोड़ा सा, अगर मैं फास्ट हूँ तो वीडियो को स्लो करके देख लेना। मुझे फास्ट होना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत सारे ऐसे ऐसे टर्म्स दिए हुए हैं इस चैप्टर में। अगला है अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अप्रोप्रिएशन अकाउंट हमने अभी तक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना सीखा ही नहीं है, जर्नल भी नहीं सीखा है। तो अप्रोप्रिएशन जो होता है ना, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद बनता है। इसमें क्या होता है, हम लोग जो प्रॉफिट निकाल लेते हैं, कंपनी की जो एक साल में प्रॉफिट हुई ना, वो प्रॉफिट आ गया। अब उस प्रॉफिट में से जो कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं, कंपनी की जो मालिक हैं, उनको जितना जितना पेमेंट मिलेगा उसको हम लोग शो करते हैं। मतलब कंपनी ने मान लो 1 लाख रुपया का प्रॉफिट कमाया, तो कंपनी के मालिक को उसमें से कितना प्रॉफिट इस साल मिलेगा, उसको हम लोग वहाँ पे शो करते हैं उस अकाउंट में। ठीक है, या अलग से अगर हम लोग कुछ रिजर्व बनाना चाहते हैं उस प्रॉफिट में से, तो उसको भी वहाँ पे शो किया जाता है। तो उस अकाउंट को, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद अकाउंट बनता है, हम लोग बनाना सीखेंगे जब अकाउंटिंग करेंगे, उसको अप्रोप्रिएशन अकाउंट बोलते हैं। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, एन अकाउंट समटाइम्स इंक्लूड as a separate section of the profit and loss account, profit and loss statement, showing application of profits towards dividends, reserve etc. ये जो डिविडेंड है ना, जो प्रॉफिट में से हिस्सा मिलता है शेयर होल्डर्स को, मालिक को, कंपनी को, उसको डिविडेंड बोलते हैं। तो उसको शो करने के लिए जो अकाउंट बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नीचे, उसको अप्रोप्रिएशन अकाउंट बोलते हैं। एसेट्स का मतलब आप जानते ही हैं, कंपनी के पास जितनी भी संपत्ति है, एसेट्स है, संपत्ति को ही एसेट्स बोलते हैं। अब ये संपत्ति दो तरह की होती है, एक फिक्स एसेट होता है और एक
फिक्स एसेट होता है और एक करेंट एसेट होता है। फिक्स एसेट दो तरह का होता है, एक टेंजिबल एसेट होता है और एक इनटेंजिबल एसेट होता है। तो वही यहाँ पे बोला गया एसेट्स, टेंजिबल ऑब्जेक्ट्स और इनटेंजिबल राइट्स ओन्ड बाय एन एंटरप्राइज एंड कैरिंग प्रोबेबल फ्यूचर बेनिफिट्स। यानी कि जो भी टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट्स होते हैं कंपनी के, उसको मिला करके एसेट्स बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पर लिखने का जगह नहीं है, नहीं तो मैं लिख देता। चलो कोई बात नहीं, बाद में लिख लेंगे, हम लोग तो अकाउंटिंग करेंगे ही, सीखेंगे। ऑथराइज शेयर कैपिटल क्या होता है, ये देखो। जब आप बिजनेस कर रहे हो और आपने कंपनी फॉर्म में बिजनेस किया, कंपनी इस एक्ट में रजिस्ट्रेशन कराया, कंपनी बन गए। दो तरह से बिजनेस हो सकता है, विदाउट कंपनी बनाए और विद मतलब बिना कंपनी बनाए और कंपनी बना के, विदाउट इनकॉर्पोरेटिंग कंपनी एंड बाय इनकॉर्पोरेटिंग कंपनी। तो ये दो तरह से बिजनेस हो सकता है। तो जब आप कंपनी बनाते हो तो कंपनी में क्या होते हैं, शेयर्स होते हैं। जितने भी पैसा आप कंपनी में लगाओगे बिजनेस चालू करने के लिए, वो सारे पैसे को बोलेंगे शेयर कैपिटल। ठीक है, तो टोटल कितना शेयर कैपिटल आप कंपनी में रख सकते हो, उसको बोला जाता है ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। टोटल कितना शेयर कैपिटल आप कंपनी में रख सकते हो, उसको ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल बोलते हैं। ये जो ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल होता है ना, इसकी परमिशन ली जाती है। हर कंपनी के लिए एक रजिस्ट्रार होता है हर स्टेट में, तो उस रजिस्ट्रार से जाके बोलना पड़ता है कि मैं अपनी कंपनी का कैपिटल इतना रखना चाहता हूँ। मान लो 1 करोड़ रखना चाहता हूँ, तो वो आपको अलाउ कर देगा कि ठीक है, आप अपनी कंपनी का 1 करोड़ ऑथराइज शेयर कैपिटल रख लो। अब ज़्यादा से ज़्यादा आप 1 करोड़ का ही शेयर इशू कर पाओगे किसी को भी। मतलब कंपनी जो है वो 1 करोड़ से ज़्यादा का शेयर इशू नहीं कर पाएगी, और उस अमाउंट को बोला बोला जाता है ऑथराइज शेयर कैपिटल। मतलब जो शेयर कैपिटल मैक्सिमम अमाउंट शो करता है किसी कंपनी के कैपिटल में, उसको ऑथराइज शेयर कैपिटल बोलते हैं। इससे ज़्यादा का शेयर इशू नहीं कर सकती कंपनी। अगर इशू करना है तो रजिस्ट्रार के पास जाना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा मेरा 1 करोड़ का अमाउंट को मुझे बढ़ाना है, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ करना है, तो वो अगर अलाउ कर देगा तब आप कर सकते हो। मतलब ऑथराइज शेयर कैपिटल मतलब मैक्सिमम शेयर कैपिटल अमाउंट शोन इन द बैलेंस शीट विच कैन बी इशूड, दैट इज ऑथराइज शेयर कैपिटल। ठीक है, तो ये भी हो गया। अगला एवरेज कॉस्ट। द कॉस्ट ऑफ एन आइटम एट अ पॉइंट ऑफ टाइम is determined by applying an average of the cost of all items of the same nature over a period. When weightages are also applied in the computation, it is termed as weighted average cost. तो एवरेज कॉस्ट का मतलब होता है अलग अलग टाइम पे जो भी खर्चा आपको लगा, उन सबको हमने एक साथ एवरेज कर लिया, उसको एवरेज कॉस्ट बोलते हैं। ये कैलकुलेशन का पार्ट है, मुंह से समझ में नहीं आएगा, मैं आपको कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मान लो आप लैपटॉप का बिजनेस करते हो। ठीक है, तो आपने लैपटॉप का बिजनेस करते हो तो आप 10 लाख रुपए का एक बार लैपटॉप खरीदते हो। एक बार 10 लाख रुपए का, आप मान लो, ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा अमाउंट, मैं किसी और चीज़ का पकड़ लेता हूँ। मान लो आप जूते का बिजनेस करते हो। ठीक है, तो आपने 1,000 रुपये में 2 जूते खरीदे। ठीक है, 1,000 रुपये में 2 जूते खरीदे बेचने के लिए। फिर आपने वही जूते 1,200 में 2 जूते खरीदे। फिर वही जूते आपने 800 में अलग अलग टाइम पे फिर 2 जूते खरीदे। तो टोटल आपके पास 2 जूते प्लस 2 जूते प्लस 2 जूते, टोटल 6 जूते हो गए। मान लो जनवरी में 2 जूते खरीदे तो 1,000 रुपये लगा, फरवरी में 2 जूता खरीदा तो 1,200 लगा, और मार्च में 2 जूता खरीदा तो 800 लगा। तो टोटल अमाउंट कितना हो गया, ये हो गया 2,000, और टोटल ये हो गया जूता 6। तो जब 2,000 को हम लोग 6 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा आपका, ये आएगा आपका 350 के लगभग में आएगा। ठीक है, मैं कैलकुलेटर निकाल लेता हूँ। 2,000 डिवाइडेड बाई 6, तो ये आया 333।
तो 333 रुपीज़ जो आया, ये जो कैलकुलेशन मैंने किया, इसको करके जो अमाउंट आया आपका 333, इसी को बोलते हैं एवरेज कॉस्ट। और ये एवरेज कॉस्ट निकालने का एक और तरीका है जिसको बोलते हैं वेटेड एवरेज कॉस्ट। तो उसमें वेट्स का यूज़ किया जाता है। वो वेट्स का यूज कैसे होता है, जब हम लोग अकाउंटिंग करेंगे, पढ़ेंगे, उस समय मैं आपको बता दूंगा। अभी आप ये कैलकुलेशन नोट कर लो, ऐसे एवरेज कॉस्ट निकाला जाता है। ठीक है, चलिए आगे है। ये एवरेज कॉस्ट हो गया। इस क्लास का टाइमिंग कंप्लीट हो चुका है 20 मिनट। तो आगे का जो भी टॉपिक्स है, एक दो टॉपिक मैं और डिस्कस कर लेता हूँ, उसके बाद का टॉपिक्स हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इसके बाद है बैड डेट। बैड डेट क्या होता है? जब भी कंपनी उधार में सामान बेचती है तो चांसेस रहते हैं कि कुछ पैसा ना मिले, क्योंकि उधार में सामान बेचा गया है। तो जो पैसा नहीं मिलता है कंपनी को, जिनको सामान बेचा गया उनको डेटर्स बोलते हैं, उधार में जिनको बेचा गया। और जो डेटर्स पैसा नहीं चुकाते हैं उनको हम लोग बैड डेट बोलते हैं। ठीक है, उधार में मान लो 1,000 रुपये का कंपनी ने सेल किया। इस 1,000 रुपये में 300 रुपया उधार में किया, क्रेडिट में, और 700 रुपया कैश में। ठीक है, तो इस 300 में से मान लो 100 रुपया रिफंड नहीं मिला हमारे डेटर से, तो 100 रुपया जो नहीं मिला, तो इसको बोलेंगे हम लोग बैड डेट। ठीक है, 1,000 रुपया में से 300 रुपया का उधार में सेल किया, 300 में से 200 रुपया मिल गया और 100 रुपया नहीं मिला, तो जो नहीं मिला उसको बोलेंगे बैड डेट। ठीक है, सिंपल है। बैलेंस शीट क्या होता है, हमने बहुत बार ऑलरेडी पढ़ लिया है। बैलेंस शीट यानी कि वो स्टेटमेंट जिसमें असेट्स और लायबिलिटीज को शो किया जाता है साल के अंत में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद उसको बैलेंस शीट बोलते हैं। जब हम लोग बनाएंगे तो देख लेंगे। बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, ये लास्ट है, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में करूंगा। बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? आप चेक जानते हो, चेक? तो चेक क्या है? एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज है। इसके पहले मैंने आपको बताया था एक्सेप्टेंस, जो सबसे पहले वर्ड यूज किया था, वहां मैंने बताया था आपको बिल। कभी आप उधार में सामान खरीदते हो तो आपका सप्लायर आपको एक बिल इशू करता है, वो भी है एक बिल ऑफ एक्सचेंज। तो जितने भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हैं उनमें से कुछ इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं, चेक हो गया, वो बिल हो गया, कुछ प्रोमिसरी नोट्स होते हैं, उन सबको हम लोग बिल्स ऑफ एक्सचेंज बोलते हैं। ठीक है, तो जब आप लॉ पढ़ेंगे ना उसमें ये आएगा, उसमें आप लोग डिटेल में पढ़ेंगे, उसको बिल्स ऑफ एक्सचेंज बोलते हैं। तो इस क्लास में हमने काफ़ी सारे अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज पढ़े। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए अभिषेक कुमार मिश्रा साइनिंग ऑफ।